सो गाइस, इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया से जहाँ पर काफी सारे ह्यूमन जैसे दिखने वाले स्टैचूज रखे होते हैं और जहाँ भी तुम देखोगे तुम्हें ये स्टैचूज वहाँ पर मिल जाएंगे। लेकिन असलियत में ये स्टैचूज नहीं थे, बल्कि जिंदा इंसान थे जो कि अचानक से एक दिन पेट्रीफाई होकर ये पत्थर की मूर्ति बन जाते हैं। तो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ घंटे पहले जाना पड़ेगा कि ये लोग इंसान पत्थर कैसे बन गए। हम एक स्कूल के साइंस लैब में सेंकू नाम के इस जीनियस साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि फिलहाल एक बच्चा है और ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म कर रहा होता है। तभी इसका बचपन का दोस्त ताइजू इसके पास आता है और वो सेंकू को बोलता है कि फाइनली आज वो अपना 5 साल पुराना प्यार अपनी क्रश यूजुरिहा को कन्फेस करने वाला है। और सेंकू उसकी सिली सी बात को सुनकर बोलता है, भाई तू पिछले 5 साल से उससे प्यार करता है पर आज तक तेरी इतनी करेज नहीं हुई कि तू उसे अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर सके, तो आज अचानक से तेरे अंदर हिम्मत कैसे आ गई। पर ताइजू अभी भी काफी नर्वस था तो सेंकू उसे एक लव पोर्शन देता है और उसे उसके हाथ में देकर कहता है, ये लिक्विड देख रहे हो, एक काम करो इसकी एक घूंट मार लो। मैंने इसे ऐसे डिजाइन करा है कि जो भी बंदा इसे पिएगा वो अपनी सेंसेस पर कुछ देर के लिए काबू नहीं कर सकता और अपनी असली फीलिंग्स को कन्फेस कर सकता है। और ताइजू उसके उस लिक्विड को सिंक में फेंक देता है और कहता है, माना मैं 5 साल से अपने क्रश को नहीं बता पा रहा, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं नशे में होकर या फिर किसी अरे गहरे केमिकल्स को सूंघकर उसके आगे जाऊंगा। मैं अपनी दिल और जान से उसे अपने प्यार के बारे में बताऊंगा। और ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। ताइजू तो वहां से चला गया था, लेकिन जो सेंकू है उसके जो लैब असिस्टेंट लोग होते हैं वे उसे बोलते हैं, सर ये आपने लव पोशन का इन्वेंशन कब करा? आप तो हमेशा से हमारे साथ ही रहते थे, हमने तो ऐसा कुछ कभी सुना भी नहीं है। तब सेंकू ने बताता है ये एक्चुअली गैसोलीन है जो कि सेंकू ने प्लास्टिक की बोतल से बनाया है। और इसी के साथ वो उन्हें बताता है कि ताइजू वाकई में उसकी क्रश यूजुरिहा को काफी ज्यादा प्यार करता था, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, उसे बस एक पुश चाहिए था। तो सेंकू ने बस उसे मोटिवेट करने के लिए ये गैसोलीन उसके हाथ में दे दिया था। और बाकी लोग शॉक हो जाते हैं, अगर उसने वो पी लिया होता तो उसका क्या होता। तब सेंकू बोलता है, अरे पी लिया होता मर जाता। पर चलो हम चलकर देखते हैं कि यूजुरिहा उसके इस प्यार का कैसे जवाब देगी। और वे लोग खिड़की से देखते हैं, यूजुरिहा एक ट्री के नीचे होती है। वो ताइजू का वेट कर रही थी और वो काफी ज्यादा नर्वस भी होती है। ताइजू वहां पर आता है, उसका पूरा शरीर ट्रेम्बल कर रहा होता है और उसका दिल वाकई में काफी ज्यादा तेज धक धक कर रहा था। और फाइनली द मोमेंट आ जाती है, वो अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने वाला था और यूजुरिहा काफी ज्यादा ब्लश भी कर रही होती है। लेकिन इससे पहले कि ताइजू अपनी फीलिंग्स को बता पाता, एक हरी रोशनी पूरी पृथ्वी को कवर कर लेती है। ऐसे लग रहा था मानो किसी ने न्यूक्लियर बॉम्ब का हमला पूरी पृथ्वी पर कर दिया हो। और ये जो रेडिएशंस थी ये जिस भी ह्यूमन के कांटेक्ट में आ रही थी वो उस ह्यूमन को पेट्रीफाई कर रही थी। और ताइजू दूर से ये सब देख लेता है और बिना कुछ सोचे समझे यूजुरिहा के आगे जाकर खड़ा हो जाता है। ताइजू चाहता था कि यूजुरिहा जिंदा रहे और वो उसे अपनी आंखों के सामने मरने देना नहीं चाहता था, तो वो उसके आगे जाकर उसकी प्रोटेक्शन में खड़ा हो जाता है। लेकिन उसके आगे खड़े होने के बावजूद वो यूजुरिहा को नहीं बचा पाता और पूरी ह्यूमैनिटी एक ही बार में पेट्रीफाई हो जाती है। सभी लोगों के आगे अंधेरा छा चुका था, मानो कि वे मर गए हो। लेकिन वाकई में वे सारे जिंदा थे, पर वे अभी भी हिल नहीं सकते थे और ना ही उनकी कोई भी सेंसेस काम कर रही थी। लेकिन ताइजू अपनी कॉन्शियसनेस को बरकरार रखने की पूरी कोशिश करता है और उसकी इस कोशिश के पीछे हाथ था यूजुरिहा के प्यार का। वो अंधेरे में अपने दिन बिताता है, सिर्फ और सिर्फ यूजुरिहा के बारे में सोचते सोचते काफी साल बीत जाते, कई 100 साल। जितनी भी सिविलाइजेशन थी पूरी मिट चुकी थी। ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जो कि ह्यूमंस ने बनाई हो और वो इस दुनिया में अभी भी रखी हुई हो। कई हजारों साल बीतने के बाद हम देखते हैं कि एक लिक्विड की ड्रॉप ताइजू के रॉक पर गिरती है और एक पत्थर टूटने की आवाज आती है और ताइजू अपने पेट्रीफाइड शेल को तोड़ देता है और वो उसमें से बाहर आ जाता है। ताइजू काफी ज्यादा शॉक में है क्योंकि अभी तक वो सिर्फ अंधेरे में था और अभी अचानक से वो एक ऐसी दुनिया को देख रहा था जहां पर काफी सारे पेड़ पौधे थे। उसे सांस लेने में भी काफी आसानी हो रही थी। वो एक केव से बाहर निकलता है जिसमें कि उसका पेट्रिफिकेशन वाला शरीर पड़ा हुआ था और देखता है कि पूरी दुनिया एक स्टोन एज जंगल बन चुकी है। हर जगह स्टोन्स के स्टैचूज है और हर जगह साइलेंस। उसके सामने वो एक स्टोन स्टैचू को देखता है जो कि टूट चुका था और ताइजू को पता था कि ये अब मर चुका है, तो वो उसके लिए प्रे करता है और एक रिवर के सहारे चलने लग जाता है। रास्ते में चलते चलते वो अपनी एक पुरानी मेमोरी को याद करता है जिसमें कि एक दिन उसने एक पेट्रीफाइड बर्ड को देखा था और उसे लगा था कि इस बर्ड को कोई बीमारी हो चुकी है, तो वो उसे वेट के पास लेकर जा रहा था। लेकिन उसे काफी ज्यादा शर्म आ रही थी क्योंकि सारे लोग सोचेंगे कि ये एक बेवकूफ है। तभी वहां पर जिसे नहीं आना होता वही आ जाती है। यूजुरिहा वहां पर आई थी और वो ताइजू से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और ताइजू बड़े ही शर्मिंदा होकर उसे वो बर्ड दिखाता है। उसे लगता है यूजुरिहा अब उसका मजाक उड़ाने वाले है, लेकिन यूजुरिहा भी एक ऐसी ही पेट्रीफाइड बर्ड को लेकर आई थी
और इसी मोमेंट से ताइजू को यूजुरिहा से और ज्यादा प्यार होने लग गया था। अब वापस से हम प्रेजेंट में आते हैं। ताइजू अपने स्कूल के उस पुराने ट्री को ढूंढ लेता है और वो ट्री में ध्यान से देखता है। वहाँ पर था यूजुरिहा का स्टैचू और इसके स्टैचू को इस ट्री ने परफेक्टली सेफ रखा था। और यूजुरिहा के स्टैचू को देखकर ताइजू काफी इमोशनल हो जाता है और उसके आगे अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करता है। लेकिन उसकी इन फीलिंग्स का जवाब देने के लिए यूजुरिहा जिंदा ही नहीं थी, वो एक स्टैचू बन चुकी थी। इतने हजारों साल बाद भी अपने प्यार को कन्फेस करने के बाद ताइजू काफी इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो ठान लेता है कि वो कुछ ना कुछ करके यूजुरिहा को वापस से जिंदा कर रहेगा। और वो फिर जैसे ही उसके स्टैचू को देखता है तो वहाँ पर वो एक मैसेज को देखता है जिसमें कि लिखा हुआ था फॉलो द रिवर। ताइजू तुरंत रिवर के सहारे चलने लग जाता है और सरप्राइज उसके आगे उसका जीनियस बेस्ट फ्रेंड सेंकू उसका वेट कर रहा होता है। ताइजू उसे हक करने जाता है पर सेंकू बोलता है अबे ओ नंगू, कपड़े पहन ले पहले वरना लोग क्या सोचेंगे, देख कैमरा भी ऑन है यहाँ पे। अब सब कुछ शांत करवाने के बाद सेंकू उसे इस वर्ल्ड के बारे में एक्सप्लेन करने लग जाता है और उसे बताता है कि लगभग 3700 साल बीत चुके हैं। और ताइजू काफी शॉक्ड हो जाता है। 3700 साल, अरे यार ये तो बहुत बड़ा टाइम है, हम इतने सालों से जिंदा थे। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता कि 3700 साल ही बीते हैं? और सेंकू बताता है कि जब सारे लोग पेट्रीफाई हुए थे तो सेंकू अपने मन में एक टास्क को सेट कर लेता है कि वो हर एक सेकंड को काउंट करेगा और लिटरली उसने हर एक सेकंड को काउंट करा था। और ताइजू उसके इस डेडिकेशन को देखकर उसे सल्यूट करता है और इसे समझ में आ जाता है यही फर्क होता है एक नॉर्मल इंसान और एक जीनियस साइंटिस्ट में। इसके बाद सेंकू से अपने स्टोन एज बेस को दिखाता है जहाँ पर काफी सारे सर्वाइवल टूल्स, शेल्टर और फूड था और सेंकू ने ये सब स्क्रैच से बनाया था। और वो कहता है कि हम ह्यूमैनिटी को रिवाइव करेंगे, सिविलाइजेशन को दोबारा स्टार्ट करेंगे। और अब वे दोनों काम को बांट लेते हैं। जो ताइजू था वो काफी सारे रिसोर्सेज को लेकर आता था, इसके साथ साथ उसका काम वाइल्ड मशरूम्स को इकट्ठा करना भी था। सेंकू साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंट्स करा करता था और इसी के साथ वो पॉइजनस और नॉन टॉक्सिक फूड को सॉर्ट करता था। वे लोग सिर्फ और सिर्फ मशरूम्स ही खाया करते थे और सेंकू काफी दिनों तक प्लेन मशरूम खाकर बोर हो गया था तो उसने सोल्ट का भी आविष्कार कर लिया था। और ताइजू सेंकू से काफी ज्यादा इम्प्रेस था और वे दोनों ऐसे ही दिन बिता रहे थे। तभी एक दिन ताइजू कुछ ग्रेप्स को कलेक्ट करता है और वो सोचता है कि क्यों ना मैं थोड़ा सा टेस्ट कर लूं। और जैसे ही वो उस ग्रेप को चखता है तो वो काफी खट्टा होता है। तभी उसका ध्यान पास में एक स्टैचू की तरफ जाता है जो कि होता है सुकासा का। ये बंदा उस टाइम में एक स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइमेट हाई स्कूलर था जिसने की MMA फाइट भी जीत रखी थी। और ताइजू के दिमाग में आता है कि कोई कितना भी पावरफुल हो पर नेचर के आगे उसकी एक भी नहीं चलती। फिर वो ऐसे ही खाना ढूंढते ढूंढते एक केव में चला जाता है और ये वही केव थी जिसमें कि वो जागा था। और वहां पर उसे दिखती है एक बास्केट जिसे देखकर ताइजू सोचता है लग रहा है कोई और भी सर्वाइवर होगा और वो काफी एक्साइटेड हो जाता है उस सर्वाइवर से मिलने के लिए। पर तभी वहां पर सेंकू आता है और उसे बोलता है दरअसल इसी ने यहाँ पर ये बास्केट को रखा था ताकि वो इस नाइट्रिक एसिड को जो कि बेड से गिर रहा है इसे कलेक्ट कर सके। ताइजू उससे पूछता है कि तुम इसे कलेक्ट करके क्या करोगे? तब सेंकू बताता है यही वो चीज है जिसने कि तुम्हारी पेट्रिफिकेशन को तोड़ा था। और फिर इसके बाद सेंकू उस लिक्विड को उठाता है और एक बर्ड पर गिरने लग जाता है ताकि उसकी पेट्रिफिकेशन टूट जाए। लेकिन वो बर्ड रिवाइव नहीं होती। लेकिन सेंकू इसी के साथ डिप्रेस भी नहीं होता पर वो ये कहकर अपने आप को मोटिवेट करता है कि साइंस में और एक्सपेरिमेंट्स में जितने फेलियर होते हैं उतना ही हम सक्सेस के ज़्यादा करीब होते हैं। इसके बाद सेंकू थोड़ी रिसर्च करता है और वो सोचता है कि मैं क्यों ना एक ऐसा पोर्शन बनाऊं जो कि इस नाइट्रिक एसिड से 10 टाइम्स ज़्यादा एसिडिक हो। लेकिन उसके लिए उसे इसके लिए उसे अल्कोहल की जरूरत होगी। तब ताइजू सजेस्ट करता है कि वो कुछ ग्रेप्स को लाया है, उससे वे वाइन बना सकते हैं। और अब वे लोग स्टोन एज वाइन बनाने लग जाते हैं। ताइजू सारे ग्रेप्स को क्रश कर देता है। इसके बाद उनके जूस से वो एक फर्मेंटेड वाइन बनाने लग जाते हैं। लगभग 3 हफ्ते बाद उनकी जो वाइन थी वो सक्सेसफुल हो जाती है और ताइजू बोलता है कि फाइनली अब हम सिविलाइजेशन को जिंदा कर सकते हैं। लेकिन सेंकू उसे रोकते हुए बोलता है ब्रो पहले एक बार टेस्ट कर ले हम, क्योंकि हमने पहली बार अल्कोहल बनाई है, क्यों ना हम इसे एक बार टेस्ट कर ले। पर ताइजू बोलता है तुम्हें नहीं लगता हम दारू पीने के लिए काफी ज्यादा जवान हैं? लेकिन सेंकू बोलता है हम 3700 साल से भी ज्यादा पुराने हो चुके हैं। और इसके बाद वे दोनों उस वाइन को टेस्ट करते हैं जिसे कि डिस्टिल करने की काफी ज्यादा जरूरत थी। और फिर सेंकू उस वाइन की डिस्टिलेशन के लिए एक वास को बनाता है और सेंकू को लगता है कि अब ये वाइन डिस्टिल हो जाएगी। पर तभी उसका जो वास था वो क्योंकि क्ले से बना था तो वो टूट जाता है। पर सेंकू हार नहीं मानता और वो काफी बार उस वास को बनाने का ट्राई करता है, लेकिन हर बार सेम रिजल्ट था। विंटर आती है फिर स्प्रिंग, कंटिन्यूअस फेलियर्स के बाद सेंकू रुकता नहीं और फाइनली एक मिरेकल मूवमेंट आती है। अब उसने वाइन बना ली थी और फिर वो उसके काफी अलग अलग मिक्सचर्स को बनाता है और देखते देखते वो उनमें से एक परफेक्ट मिक्सचर को चूज कर लेता है और ताइजू उसका नाम रखता है मिरेकल फ्लूइड।
और सबसे पहले इसे टेस्ट करने के लिए वो इस लिक्विड को एक बर्ड के फेदर पर लगाते हैं जो कि पेट्रीफाई हो चुका था। और जैसे ये मिरेकल फ्लूइड उस बर्ड के फेदर पर गिरता है उसमें से एक क्रैक की आवाज आती है और वो बर्ड का फेदर वापस से नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अभी भी जिंदा बर्ड पर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट नहीं करा था, पर फिर भी उनके मन के अंदर एक होप था। और फिर सेंकू एक वैसे ही बर्ड को कलेक्ट करता है और उस पर उस मिरेकल फ्लूइड को गिरा देता है। और जैसे वो उस बर्ड पर गिराता है वो बर्ड वाकई में जिंदा हो जाती है। और ताइजू भी काफी खुश हो जाता है क्योंकि अब सिविलाइजेशन का कमबैक होने वाला है। अब ताइजू एक्साइटमेंट में सेंकू से पूछता है कि सबसे पहले हम किसे रिवाइव करने वाले हैं। और सेंकू बिल्कुल सीधा जवाब देता है, ताइजू सबसे पहले तुम डिसाइड करो एंड हाँ, फर्स्ट रिवाइवल इज योर चॉइस। और ताइजू की आंखों में चमक आती है और अगले ही पल वे यूजुरिहा के पेट्रीफाइड स्टैचू के सामने खड़े होते हैं। और ताइजू नर्वसली पूछता है, क्या मिरेकल वाटर सच में यूजुरिहा को बचा पाएगा? और सेंकू बोलता है, हम जब तक नहीं पता लगा सकते जब तक कि हम किसी ह्यूमन पे ट्राई ना करें। और इसके बाद वो उस पर लिक्विड गिराने लग जाता है। तभी ताइजू बीच में उसे रोक देता है और वो सेंकू की आंखों पर हाथ रख देता है और बोलता है, अबे ओए, यूजुरिहा ने कोई भी कपड़े नहीं पहने, अगर तुम्हें किसी के आगे नंगा खड़ा कर दिया जाए तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? सबसे पहले हमें इसके लिए कुछ कपड़े बनाने पड़ेंगे। पर सेंकू को ये सारी बातें बकवास लग रही थी। तभी उन्हें पीछे से जंगल में से एक दहाड़ की आवाज सुनाई देती है और ये आवाज किसी शेर की थी, जिसे सुनने के बाद ये दोनों वहाँ से भागने लग जाते हैं और वे शेर उसके पीछे पड़ जाते हैं। ताइजू भागते भागते पूछता है, यार जापान में तो आज तक कभी हमने शेर को देखा ही नहीं, ये यहाँ पर कैसे आए? तो सेंकू बताता है, लग रहा है जब सारे ह्यूमंस पेट्रीफाई हो गए थे तो जू के जो एनिमल्स थे वो एस्केप कर गए होंगे और उन्हीं के ये डिसेंडेंट्स हैं। अब दोनों पैनिक में क्लिफ से जंप नीचे लगा देते हैं। उन्हें लग रहा था कि वे इन लायन से एस्केप कर चुके हैं, पर नीचे उतरते ही उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर और भी शेर उनका वेट कर रहे हैं। ताइजू एक हीरो मूव लेता है, सेंकू तू जाकर भाग जा, मैं इन्हें रोक लूंगा। लेकिन सेंकू गुस्से में बोलता है, बकवास मत कर, हम दोनों मिलकर ही सरवाइव करेंगे। और वे बाकी शेरों से भी बचकर भागने लग जाते हैं। और इसी बीच ताइजू के दिमाग में एक रिस्की आइडिया आता है और वो एक स्टैचू की तरफ भागता है और सेंकू तुरंत उसके डिसीजन पे भरोसा कर उसका पीछा करने लग जाता है। और ताइजू सेंकू को बताता है कि वो सुकासा को रिवाइव करने वाला है, क्योंकि उसके बारे में एक रूमर फैला हुआ था कि वो किसी भी लायन को अपने एक मुक्के में मार सकता है। इसके बाद स्टैचू के पास पहुंचकर वो यूजुरिहा से माफी मांगता है और मिरेकल वाटर सुकासा के स्टैचू पर डाल देता है। और लायंस ने भी उनको चारों तरफ से घेर लिया था, पर उसी मोमेंट पर सुकासा रिवाइव हो जाता है। और स्टोन के शेल के अंदर से ही वो सेंकू से पूछता है कि एक बार तुम मुझे बता सकते हो आसपास कितने लायंस हैं? और उसकी कामनेस को देखकर सेंकू भी थोड़ा सा घबरा जाता है और फिर वो बोलता है कि लगभग 4 से 5 लायंस हैं। और तभी एक जो लायन होता है वो इन पर जंप कर हमला कर रहा होता है। तभी सुकासा आगे बढ़ता है और इस लायन को एक ही जंप में मार देता है। बाकी लायंस डर के मारे पीछे हट जाते हैं और सुकासा कहता है, तुमने काफी सही डिसीजन लिया मुझे रिवाइव करके, अब तुम्हें किसी भी वाइल्ड एनिमल से डरने की जरूरत नहीं है। पर सेंकू क्वाइटली सोच रहा होता है, ये बंदा एक डबल एज स्वॉर्ड की तरह है, इसकी पावर हमारे काफी काम आएगी, लेकिन ये काफी डेंजरस भी है। किसी मॉडर्न इंसान के पास इतनी प्रिमिटिव वर्ल्ड की जो स्किल्स है वो इसके लिए कुछ ट्रेजर से कम नहीं है। और इधर ताइजू के दिमाग में भी एक अलग डर आ जाता है, कहीं सुकासा यूजुरिहा को इम्प्रेस ना कर ले। लेकिन तभी सुकासा लायन के मीट को कट करने के लिए एक टूल को मांगता है, जिसके जवाब में सेंकू बोलता है कि लायन का मीट काफी डिस्गस्टिंग होता है क्योंकि इसमें सल्फर की मात्रा काफी हाई होती है। पर सुकासा जवाब देता है, अगर हमने किसी जानवर की लाइफ लिया है तो रिस्पेक्ट के लिए हमें उसे खाना भी चाहिए। और इसकी इस थॉट को सुनकर ताइजू इंस्टेंटली मेल्ट हो जाता है और बोलता है, अरे मैं तो तुझे हरामी समझता था, तू तो राम मानुस निकला रे। और फाइनली सेंकू से एक नाइफ दे देता है और फिर लायन का मीट प्रिपेयर होता है। और ताइजू मन ही मन यूजुरिहा को प्रॉमिस करता है कि नेक्स्ट मिरेकल वाटर जब भी उन्हें मिलेगा तो यूजुरिहा को रिवाइव करेंगे। और इधर सुकासा सेंकू की स्किल्स को देखकर काफी इंप्रेस हो जाता है। और फिर सुकासा देखता है कि इनकी जो फूड सप्लाई है वो काफी कम है और ये सिर्फ मशरूम्स पर ही जिंदा रह रहे हैं। तो वो तुरंत सोलो हंटिंग पर निकल जाता है। फॉरेस्ट में काफी सारे सुअर को वो एक हिट में गिरा देता है, फिर एक फ्लाइंग बर्ड को मिड एयर में ही पकड़ लेता है और लास्ट में सी के अंदर एक स्पीयर से काफी सारी फिशेस को निकाल लाता है। ताइजू उसकी स्किल्स को देखकर काफी शौक हो जाता है, इसकी तो स्टोनी स्किल्स एक अनदर लेवल पर है। और सुकासा प्राउडली बोलता है, मैं टीम का हिस्सा हूँ और मीट के सप्लाई करने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है और जब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तब तक तुम्हें मीट की कमी नहीं होने दूंगा। अब वे घर की तरफ जा रहे होते हैं, तभी जो सुकासा होता है वो एक रॉक को तोड़कर एक छोटी सी बच्ची को बचा लेता है। उस रॉक के अंदर ये छोटी सी बच्ची कैद थी
और ताइजू के दिमाग में तुरंत उसके लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। रात को सब ग्रिल्ड फिश खा रहे होते हैं और सेंकू एक क्वेश्चन पूछता है। ताइजू कॉन्फिडेंटली उसका आंसर को गैस करता है जो कि गलत होता है और सेंकू ताइजू को बोलता है भाई तू इतना बेवकूफ कैसे है। और तभी सुकासा भी उस क्वेश्चन का आंसर करने का ट्राई करता है लेकिन सेंकू उसका भी आंसर गलत बताता है और फिर बोलता है हमें चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट। इसके लिए ताइजू को सी शेल्स को कलेक्ट कर इनके पास लाने का काम मिलता है। वो काफी सारे शेल्स को लेकर आता है। सेंकू उन्हें क्रश कर व्हाइट पाउडर को बना देता है और इन स्टोन एज में इन्हें मिल जाता है इनका अपना कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर, जिसके बारे में जो सुकासा होता है वो सेंकू से क्वेश्चन पूछता है तो सेंकू बताता है कि इस कैल्शियम कार्बोनेट का हम 4 तरीकों से यूज कर सकते। सबसे पहले हम इसे सीमेंट के साथ मिलाकर एडवांस कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और उसके बाद इससे ये डॉक्टर स्टोन बनता है जिसे कि हम साबुन के नाम से जानते हैं और ये इस प्रिमिटिव वर्ल्ड में हमें जर्म फ्री रखेगा। और इसके बाद अगर हम कभी फ्यूचर में फार्मिंग करते हैं तो उसमें ये एक पेस्टिसाइड का काम करेगा। इसके बाद सुकासा उससे चौथा काम पूछता है जिसमें कि सेंकू बोलता है अरे यार चौथा भी काम था, लग रहा है मैंने गलत बोल दिया, एक्चुअली इसके सिर्फ 3 ही यूजेस है। और सुकासा को सेंकू पे थोड़ा सा शक हो जाता है और सेंकू को भी सुकासा पे थोड़ा शक होता है कि ये इतना फ्रेंडली कैसे है। रात में ताइजू सो रहा होता है और सुकासा नोटिस करता है कि सेंकू हट में लेट तक काम कर रहा है और एक्चुअली में सेंकू एक क्रॉसबो को बना रहा होता है सिक्योरिटी के लिए। अगली सुबह सेंकू और सुकासा बीच पर खड़े होते हैं और सुकासा उसे बोलता है कि ये स्टोन वर्ल्ड एक परफेक्ट वर्ल्ड है, यहाँ पर कोई जमीन समुद्र इन सब का मालिक नहीं है। और फिर वो एक पुरानी स्टोरी को शेयर करता है जिसमें वो बताता है कि एक छोटा और गरीब लड़का था जो कि सी शेल का नेकलेस बनाने की कोशिश कर रहा था अपने लिटिल सिस्टर के लिए, क्योंकि किसी ने उसे बताया था कि जो सी शेल का नेकलेस होता है वो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है और उसकी बहन काफी बीमार थी। तो वो बीच पर इन सी शेल्स को कलेक्ट कर रहा था। तभी यहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि दारू के नशे में उस बच्चे को काफी ज्यादा पीटता है और उसका इस बच्चे को पीटने का रीजन था कि वो इसकी बीच पर इन सी शेल्स को कलेक्ट कर रहा था और ये उसकी सो कॉल्ड प्रॉपर्टी थी। इसके बाद जो सुकासा होता है वो काफी गुस्से में एक स्टैचू को तोड़ देता है जिसका कि सर सेंकू के पैरों के पास आकर गिरता है और सेंकू से बोलता है अगर तुमने रियलाइज ना करा हो तो तुमने अभी अभी एक जिंदा इंसान की जान ली है। और फिर सुकासा सेंकू से एक क्वेश्चन पूछता है, सेंकू तुम इस दुनिया में किसे किसे रिवाइव करोगे? और सेंकू का आंसर था मैं इस दुनिया में हर एक इंसान को रिवाइव करूंगा। और सुकासा पूछता है कि जो क्रिमिनल्स और बुरे लोग थे तुम उन्हें भी क्या रिवाइव करना चाहोगे? और सेंकू बोलता है मेरी नजरों में कोई भी क्रिमिनल और बुरा इंसान नहीं है, इस दुनिया में हर एक इंसान की इम्पोर्टेंस है तो मैं सबको ही रिवाइव करूंगा। और सेंकू सुकासा को एक और स्टैचू को तोड़ने से रोक देता है। तब सुकासा सेंकू को वार्न करता है कि तुम इन अडल्ट्स को रिवाइव करना चाहते हो जिनकी सोल करप्ट हो चुकी है। अगर तुमने ऐसा करा तो ये वापस से ये दुनिया ग्रीड, पावर और वायलेंस से भर जाएगी और इसकी बर्बादी का कारण तुम बनोगे। और वो अपने हिसाब से इस दुनिया को रीडिजाइन करना चाहता था जहां पर ग्रीड, पावर और वायलेंस का नामो निशान एग्जिस्ट ना करे। लेकिन सेंकू वापस से अपनी बात को रिपीट करता है, मैं सबको वापस लाऊंगा चाहे जो भी हो। सिविलाइजेशन को रीबिल्ड करना ही मेरा नेक्स्ट गोल है। और सेंकू को पता था कि अगर सुकासा चाहे तो इसको और ताइजू को कभी भी मार सकता है। लेकिन सेंकू के दिमाग में एक आइडिया था और उसे इतना पता था कि सुकासा इन्हें कभी भी नहीं मारेगा जब तक कि उसे लोगों को रिवाइव करने का तरीका पता ना चल जाए। और वो इस मिरेकल वाटर को सुकासा के अगेंस्ट यूज करना चाहता था। तभी ताइजू एक्साइटेड होकर भागते भागते आता है और चिल्लाता है, सेंकू मैंने यूजुरिया को रिवाइव करने के लिए इनफ मिरेकल वाटर को कलेक्ट कर लिया है। और सेंकू के पास अब कोई चॉइस नहीं रहती। उसे पता था कि अब अगर उसने सुकासा को मिरेकल वाटर के बारे में नहीं बताया तो फिर सुकासा और उनके बीच में लड़ाई होनी पक्की है और सुकासा उन्हें आराम से डिफीट भी कर सकता है। हो सकता है कि वो इन्हें कोई 3rd डिग्री टॉर्चर देकर मिरेकल वाटर का सीक्रेट पूछ ले। तो सेंकू को मिरेकल वाटर का इफेक्ट सुकासा को दिखाने पड़ता है और वो मन में सोचता है कि अब मुझे यहाँ से दूर भागना पड़ेगा और मैं ताइजू को भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। लेकिन इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए उसको कोई जल्दी से आइडिया सोचना पड़ेगा। तभी ताइजू खुशी से बोलता है कि चलो यूजुरिया को जिंदा करने के लिए चलते हैं। लेकिन सेंकू बोलता है अभी इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो उसकी कमी है, अभी हमें और मिरेकल वाटर को बनाना पड़ेगा वरना यूजुरिया ढंग से रिवाइव नहीं हो पाएगी। तब ताइजू बोलता है कि केव में और भी मिरेकल वाटर पड़ा हुआ है तो सेंकू से केव में वापस से और मिरेकल वाटर को कलेक्ट करने के लिए भेजता है। लेकिन सुकासा उसे बीच में रोक देता है और बोलता है मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए क्योंकि मैं ताइजू से ज्यादा तेज दौड़कर जल्दी से उस मिरेकल वाटर को ले आऊंगा। और वाकई में यही सेंकू का प्लान था। वो सुकासा को अपने से दूर रखना चाहता था
और असलियत में उन लोगों के पास इनफ मिरेकल वाटर था जिससे कि वो यूजुरिहा को रिवाइव कर सके। अब ताइजू सुकासा को उस केव की लोकेशन बताता है और सुकासा जल्दी से उस केव की तरफ भागता है। अब सुकासा के वहां से जाते ही सेंकू मिरेकल वाटर का फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए अगेन वर्क स्टार्ट कर देता है और इस तरह सुकासा को पता चल जाता है कि मिरेकल वाटर और कुछ नहीं बल्कि नाइट्रिक एसिड है जो कि सिर्फ इस केव में ही मिलेगा। और अब सेंकू का प्लान सीक्रेटली उससे दूर चला जा रहा था। सेंकू ताइजू को समझाता है कि सुकासा के आइडियल्स काफी गलत है, उसने अभी अभी एक इंसान की जान लिया है और ताइजू को अपने बेस्ट फ्रेंड पर ब्लाइंडली ट्रस्ट था। तो वो सेंकू के साथ जल्दी से यूजुरिया के स्टैचू की तरफ बढ़ता है। ताइजू अपने क्रश को रिवाइव करने से पहले काफी नर्वस हो जाता है तो सेंकू चुपचाप जल्दी से मिरेकल वाटर को उस पर डालता है और बोलता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, सुकासा कभी भी यहाँ पर आता होगा। यूजुरिया का शेल तुरंत ब्रेक नहीं होता लेकिन सेंकू कामली एक्सप्लेन करता है रिएक्शन को अभी टाइम लगता है क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स काफी कनेक्टेड होते हैं तो उसे तोड़ने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ही। ताइजू को कुछ भी समझ में नहीं आता पर वो वेट करता है और फाइनली 3700 साल बाद यूजुरिहा का पेट्रीफाइड शेल ब्रेक हो जाता है। वो गिरती है और ताइजू उसे अपने हाथों में पकड़ लेता है और यूजुरिहा को कहता है यूजुरिहा आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ा। यूजुरिहा नींद की आवाज में बोलती है मैं तो बस सो रही थी लेकिन फिर भी थैंक यू फॉर सेविंग मी। तभी सेंकू उनका रीयूनियन कट करता है और उन्हें बोलता है कि अब तुम लोग डिसाइड करो कि तुम सुकासा के साथ रहोगे या मेरे साथ आगे बढ़ोगे क्योंकि वो हमारा एनिमी बन चुका है। ताइजू और यूजुरिया बोलते हैं कि हमें नहीं पता सुकासा के आइडियल्स क्या है लेकिन हम हमेशा अपने बेस्ट फ्रेंड का साथ देंगे और वे वहां से जाने लग जाते हैं। तभी सुकासा वहां पर आ जाता है और ताइजू देखता है कि सुकासा ने एक और इंसान को मार दिया है और अब वो रुका नहीं, वो सुकासा को स्टॉप करने के लिए आगे बढ़ता है। पर सेंकू जानता था कि ताइजू सुकासा के आगे पावरलेस है, इसलिए सेंकू ने जो पिछली रात को क्रॉसबो बनाया था उससे एक एरो को शूट करता है जिसे कि सुकासा इजीली डिफ्लेक्ट कर देता है। वो ताइजू को एक हैवी किक से अटैक करता है और ताइजू समहाउ ब्लॉक कर लेता है। सुकासा नोटिस करता है कि चाहे तो सेंकू उस पर मुक्के चला सकता था या फिर कुछ पंचेस और जैब्स को थ्रो कर सकता था लेकिन उसने वॉयलेंस का यूज नहीं करा, बस डिफेंड करा। तो ताइजू कामली बोलता है कि अगर गुस्सा निकालना है तो तुम मुझ पर निकाल लो, मैं वॉयलेंस को यूज नहीं करता और ना ही करूंगा। सेंकू और यूजुरिया काफी शौक हो जाते हैं और बोलते हैं अबे ओ बुद्धू, यहाँ पे हमारी जान जाने वाली है और तुझे अपने आइडियल्स की पड़ी है। फिर सुकासा उससे पूछता है अगर मैं यूजुरिया को मार दूं तो भी तुम मुझ पर अटैक नहीं करोगे, लेकिन ताइजू उस टाइम पे कुछ नहीं बोल पाता, बस यूजुरिया के आगे आकर खड़ा हो जाता है। सुकासा उसके हेड पर एक स्ट्राइक करता है और ताइजू के खून आ जाते हैं और वो वहीं पर गिर जाता है। फिर सुकासा बोलता है तुम मेरे एनिमी नहीं हो, बस हमारे आइडियल्स थोड़े अलग है और वो फिर मिरेकल वाटर का फॉर्मूला जानकर वहां से चला जाता है और बोलता है मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मारने से अभी कुछ फायदा होने वाला है क्योंकि जो मिरेकल वाटर वाली केव है अब उस पर मेरा राज है, तो अच्छा होगा कि तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। और इतना बोलकर सुकासा वहां से चला जाता है। अब सेंकू ताइजू को जगाता है और ताइजू उठते ही कहता है मैं ठीक हूँ, चलो सुकासा को रोकते हैं। सेंकू बोलता है कि उसे सिर्फ एक ही चीज रोक सकती है, वो है साइंस की पावर, और वो ऐलान कर देता है कि साइंस वर्सेस स्टोन एज की वॉर यहीं से स्टार्ट होती है। सेंकू उन दोनों को मटेरियल्स कलेक्ट करने के लिए ले जाता है। चेरी ब्लॉसम्स उनके आसपास गिर रहे होते हैं और सेंकू कहता है कि ये एक नई स्पीशीज है, स्टोन वर्ल्ड के चेरी ब्लॉसम्स। माउंटेन टॉप पर सेंकू एक हैंडमेड टूल निकालता है और फिर डिस्टेंस को कैलकुलेट करने लगता है। 24,000 मीटर अहेड सडनली यूजुरिया को फॉरेस्ट में कुछ दिखाई देता है और ये लोग उस डायरेक्शन में जाते हैं। वहां पर एक बड़ा सा बुद्धा का स्टैचू देखते हैं। यूजुरिया की इमोशंस फ्लड हो जाती है। ये वही स्टैचू था जिसे वो बचपन में विजिट करा करती थी और वो रो देती है। ताइजू कंफ्यूज हो जाता है पर सेंकू और ताइजू उसे चीयर अप करते हैं। सेंकू स्टैचू को टैप करता है, ब्रोंज परफेक्ट, उसके लिए ये मेटल काफी इंपॉर्टेंट था। इसके बाद वो कुछ दिनों तक मटेरियल्स को इकट्ठा करते हैं, रात को स्टीव को खाते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग राफ्ट पर निकल पड़ते हैं। ताइजू ह्यूमन इंजन बनकर राफ्ट को पुश कर रहा होता है और यूजुरिया के पाँव का एक हिस्सा अभी भी पेट्रीफाइड था, तो ताइजू राफ्ट को वहीं पर रोककर उसके पैर पर मिरेकल वाटर को यूज करता है और वो ब्रेक हो जाता है। तब यूजुरिया बताती है कि उसके पैर में हमेशा से दर्द रहता था लेकिन अब उसके पैर एकदम नॉर्मल है और सेंकू थोड़ा सा सस्पेक्ट करता है कि कहीं ये जो पेट्रिफिकेशन है ये इसके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज तो नहीं। मीनवाइल इस तरफ सुकासा देखता है कि ये लोग कहाँ पर जा रहे हैं, तो वो उनके फुटस्टेप्स को फॉलो करता है जो कि नॉर्थ की तरफ जा रहे थे। तो सुकासा समझ जाता है कि ये इन्होंने जानबूझकर इस डायरेक्शन में करे है, तो वो उससे उल्टी डायरेक्शन में चला जाता है और चलते चलते उसे पता चलता है कि इस तरफ वोल्केनोज है और वोल्केनो में मिलता है सल्फर और कैल्शियम कार्बोनेट और सल्फर को मिलकर बनता है एक काफी पावरफुल वेपन जिसे कि हम गन पाउडर के नाम से जानते हैं।
और सुकासा एकदम से काफी घबरा जाता है क्योंकि उसे नहीं लग रहा था कि सेंकू एक ऐसी हरकत भी कर सकता है। और फिर उसे याद आता है कि सेंकू ने उसे कैल्शियम कार्बोनेट की लास्ट प्रॉपर्टी को नहीं बताया था और वो सारा सेंकू का प्लान समझ जाता है और जल्दी से उस डायरेक्शन में भागता है। इवनिंग में सेंकू का ग्रुप फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है। सेंकू कॉन्फिडेंटली बोलता है अब हम टाइम पे जंप करेंगे, गन पाउडर बनाएंगे और स्टोन एज से आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमें सुकासा के अगेंस्ट एक पावरफुल वेपन को क्रिएट करना पड़ेगा। और सेंकू के पास गन पाउडर बनाने के लिए सारे रिसोर्सेज होते हैं और अब गन पाउडर बनाने के लिए बस उसके पास एक रिसोर्स की कमी होती है, जिसके लिए सेंकू रॉक्स को माइन कर रहा होता है और कहता है यहीं से शुरू होता है हमारा ट्रम्प कार्ड अगेंस्ट सुकासा। अब रात का टाइम हो जाता है और ताइजू चुपचाप यूजुरिया के पास आता है और वो उस 3700 साल पुरानी कन्फेशन को याद करता है जो वो कभी यूजुरिया को नहीं बता पाया। यूजुरिया क्यूरियस है, ताइजू तुम उस दिन मुझे क्या कहना चाहते थे? ताइजू हल्का सा शर्मा कर कहता है पेट्रीफाइड होने से पहले मुझे तुम्हें एक काफी इंपॉर्टेंट बात बतानी थी। लेकिन फिर वो उसी बीच रुक जाता है और बोलता है कि लेकिन पहले हमें सिविलाइजेशन को वापस रिवाइव करना होगा, तभी मैं तुम्हें ये पूरी बात वापस से बताऊंगा। अब अगली सुबह होती है और सेंकू वोल्केनो के पास से लाई हुई सारी इंग्रेडिएंट्स को रेडी कर देता है, सल्फर, चारकोल और वो प्राइसलेस नाइट्रिक एसिड। यूजुरिया सल्फर डालती है, सेंकू चारकोल को ऐड करता है और सब रेडी हो जाता है और सेंकू मिक्सचर को हीप के अंदर विजियसली शफल करता है। ताइजू हेल्प करने जाता है लेकिन यूजुरिया उसे रोक लेती है। ताइजू ये काफी डेंजरस है और सेंकू कॉन्फिडेंटली बोलता है रिलैक्स, ये मिक्सचर अभी ब्लास्ट नहीं होगा साइंस के हिसाब से। और उसी सेकंड बूम, हीप के अंदर एक चिंगारी लगती है और तीनों लोग लिटरली जिंदा जलने से बिल्कुल लास्ट सेकंड पर बच जाते हैं। सेंकू धूल से भरा हुआ होता है पर फिर भी वो काफी खुश होता है। चलो अच्छी बात है, हमारे सारे बॉडी पार्ट्स ठीक है, परफेक्ट, एक्सपेरिमेंट हमारे सक्सेसफुल हो गया। ब्लास्ट के बाद सेंकू एक रिस्की डिसीजन लेता है, सुकासा से डील करनी ही पड़ेगी, शायद पीस पॉसिबल है। उसे पता था कि सुकासा बुरा नियत वाला इंसान नहीं है पर जरूरत पड़ी तो उसे रोकना भी पड़ेगा। तीनों आग बुझा रहे होते हैं तभी यूजुरिया आसमान में उठा एक गहरा स्मोक देखती है। सेंकू का चेहरा तुरंत सीरियस हो जाता है, ये सुकासा का स्मोक सिग्नल नहीं कोई और है, इसका मतलब स्टोन वर्ल्ड में और लोग भी जिंदा है। तीनों कंफ्यूज होते हैं, अननोन लोगों को अट्रैक्ट करें या सुकासा को अवॉइड। इसी बीच सुकासा माउंटेन के ऊपर से उनके स्मोक को देख लेता है। वो समझ जाता है कि सेंकू गन पाउडर बनाने के काफी करीब है। और फिर सबसे बड़ा ट्विस्ट, फॉरेस्ट में यूजुरिया वुडन स्टिक्स कलेक्ट कर रही होती है और पीछे से शांति से सुकासा आकर उसे पकड़ लेता है। सेंकू तुरंत गैस कर लेता है सुकासा फाइनली डर गया गन पाउडर से। सुकासा यूजुरिया को होस्टेज बनाकर कहता है अगर तुमने अपने कोई भी एक्सपेरिमेंट का भी फिलहाल यूज करा तो मैं इसे मार दूंगा। सेंकू दिखावे में थोड़ा कोल्ड होने की कोशिश करता है, मुझे यूजुरिया की परवाह नहीं है। लेकिन सुकासा हंसते हुए सीरियसनेस में कहता है झूठ, तुम कभी अपने लोगों को हार्म नहीं करोगे। यूजुरिया तब एक हीरोइक लाइन बोलते हैं, सेंकू अगर मेरी डेथ हमारी ह्यूमैनिटी को बचाएगी तो मैं रेडी हूँ। और सेंकू की आंखों में यूजुरिया के लिए रिस्पेक्ट और गिल्ट दोनों भर जाता है। इसी वक्त ताइजू दूर वुड्स में स्मोक सिग्नल्स को और ज्यादा बढ़ते हुए देखता है। वो एक्साइटेड होकर ग्रुप को इन्फॉर्म करने भाग पड़ता है। और इस तरफ हम एक मिस्ट्री की लड़की को देखते हैं जो कि अननोन जगह से उनके स्मोक सिग्नल का जवाब दे रही होती है। सुकासा यूजुरिया को छोड़ देता है और सेंकू से फाइनल डिमांड करता है, साइंस छोड़ो, ओल्ड वर्ल्ड के तौर तरीके और उस वायलेंस को वापस मत लाओ वरना तुम मर जाओगे। सेंकू चुप रह जाता है और फिर हम एक फ्लैशबैक में जाते हैं। सेंकू का ओरिजिन, उसका चाइल्डहुड, उसका पैशन। छोटा सेंकू टीचर को कॉन्फिडेंटली बोलता है मैं एक दिन स्पेस में जाऊंगा। पापा उसके लिए अपनी कार को बेचकर साइंस इक्विपमेंट खरीदते हैं। सेंकू अपनी पूरी जिंदगी एक्सपेरिमेंट में जोड़ देता है। एक दिन स्कूल के बुलीज उसकी मशीन को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर ताइजू आ जाता है और ताइजू सेंकू को प्रोटेक्ट करता है और उसकी मशीन को भी। सेंकू गुस्से में साइंस का वेपन बनाता है और उन बुलीज को उनका लेसन सिखा देता है। ताइजू और सेंकू की दोस्ती वहीं से स्टार्ट होती है, एक साइंटिस्ट और एक प्योर हार्टेड पावर हाउस। सेंकू का सपना था कि वो एक रॉकेट को बनाए और सेंकू इस काम में जुट जाता है। सेंकू एक रॉकेट बनाता है जो कि पहली बार में फेल हो जाता है। दूसरा स्पेस तक तो पहुंच जाता है पर वहीं पर एक्सप्लोड हो जाता है। लेकिन सेंकू कहता है कि मिशन सक्सेसफुल और ताइजू को समझ में नहीं आता पर सेंकू बोलता है हमारा मिशन था स्पेस तक जाने का, ये थोड़ी था कि हम वापस भी आएंगे। और दोनों काफी हंसते हैं और अब फ्लैशबैक खत्म होता है और सुकासा पूछता है तो तुम्हारी क्या चॉइस है, तुम इस साइंस को छोड़ोगे और हमारे पास वापस आओगे या फिर मैं तुम्हें एक पेनलेस डेथ दूं। सेंकू हंसते हुए काम वॉइस में कहता है नहीं, मैं साइंस को कभी नहीं छोड़ सकता वरना मैं साइंटिस्ट किस नाम का। सुकासा स्लो इमोशनल टोन में बोलता है काश हम पहले मिलते, अगर तुम मुझे काफी पहले मिलते तो हम अच्छे दोस्त हो सकते थे। और सेंकू भी एग्री करता है और फिर सुकासा एक लिटिल स्ट्राइक मारकर सेंकू की गर्दन तोड़ देता है। सेंकू जमीन पर गिरा हुआ होता था
और यहीं पर हमारी वीडियो हो जाती है खत्म। हमारा मेन कैरेक्टर वापस से मर चुका है, लेकिन ये ड्रैगन बॉल नहीं है जो कि मैजिकली हेवन से हम उसकी आत्मा को पकड़ कर ले आएंगे और ड्रैगन बॉल से विश कर उसे रिवाइव कर देंगे। ये एनिमे प्योरली साइंस बेस्ड चीज है। माना वीडियो काफी दिनों बाद आई है, लेकिन ये वीडियो उतनी ही अच्छी है और बेसिकली मुझे तो ऐसा लगता है। तो चलो एक काम करो, अब जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो। आगे हम जानेंगे कि सेंको और यूजुरिया आगे कैसे बढ़े, या फिर हो सकता है कि सेंको भी मैजिकली रिवाइव हो जाए। अभी हमें कुछ अंदाजा नहीं है। तो अब आप अपना अपना ओपिनियन कमेंट कर देना, ठीक है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ भाई, नेक्स्ट पार्ट जल्दी आ जाएगा। बाय बाय।